दफन 19। अंधेरी और सुनसान जगह जहां चारों ओर गहरी खामोशी छाई थी, वहां हल्की रोशनी सिर्फ एक जलती हुई लालटेन से आ रही है। वहां दो मंझे हुए गुंडे खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और सतर्कता के भाव स्पष्ट थे। साथ ही उनके हाथों में सिगरेट और जेब से चाकू झांक रहे थे। एक गुंडा धीमी आवाज में दूसरे से कह रहा था, भाई, मैंने तो सब वैसा ही किया जैसा कहा गया था, आग सही जगह लगाई, देखने में ऐसा ही लगता है कि कोई हादसा हुआ हो। दूसरा गुंडा सिगरेट खींचते हुए, हाँ, मैंने भी सब देखा, लेकिन पता नहीं वो प्रोफेसर कौन है। आग बुझने के बाद वहां आ धमका और जाने कैसे जान लिया कि आग किसी ने लगाई है, कह रहा था पुलिस में रिपोर्ट करेगा। अब पहला गुंडा घबराते हुए, पुलिस, ये तो गड़बड़ हो गई, हमें ये काम बहुत साफ सुथरा करने को कहा गया था, अगर ये प्रोफेसर सबूत जुटा लेगा तो हमें पकड़वाने में देर नहीं करेगा। तभी सामने अंधेरे से एक गहरी भारी आवाज गूंजती है। दोनों गुंडे चौंक कर चुप हो जाते हैं और तुरंत सीधा खड़े हो जाते हैं। वहां अंधेरे में छिपा कोई रहस्यमय शख्स था जिसकी सिर्फ उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी। अज्ञात आवाज सख्त स्वर में गूंज उठी, जो करने को कहा गया था वो किया कि नहीं। दूसरा गुंडा से कपकाते हुए, हाँ बॉस, आग ठीक उसी जगह लगाई गई थी, लेकिन वो प्रोफेसर, उसने शक कर लिया है। अज्ञात आवाज फिर गूंजी, शक करने से कुछ नहीं होता, उसने अभी तक कुछ साबित नहीं किया है और वो साबित कर भी नहीं पाएगा। अगर तुम दोनों ने आगे के आदेश सही से माने तो समझ रहे हो ना। पहला गुंडा थोड़ा डरते हुए पूछता है, बॉस, लेकिन अगर वो पुलिस में चला गया तो। अचानक अंधेरे से एक गहरी धमकादार आवाज गूंजती है जिससे दोनों गुंडे डरकर चुप हो जाते हैं। अज्ञात आवाज अब और कड़क स्वर में चीखी, तुम दोनों सिर्फ वही करो जिसका हुक्म दिया गया है, न उससे ज्यादा न उससे कम, तुम्हारा काम सिर्फ आदेश मानना है। कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है। दोनों गुंडे असमंजस और डर के बीच खड़े रहते हैं। फिर अंधेरे से एक बैग उनकी ओर फेंका जाता है। बैग के गिरते ही उसमें से नोटों की गड्डियां बिखर जाती हैं। दूसरा गुंडा थोड़ा शांत होकर कहता है, ये क्या है सर। अज्ञात आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे अगले काम के लिए, लेकिन याद रखना अगर काम अधूरा हुआ तो अगली बार सिर्फ गड्डियां नहीं, कुछ और गिरेगा, और वो भी ठीक तुम्हारे जिस्म को कुचलता हुआ, समझ गए। गुंडे एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर लालच और डर का मिश्रण साफ दिखता है। गुंडा, बॉस, अगला काम क्या है। अज्ञात आवाज अब खतरनाक स्वर में कहने लगी, फिलहाल प्रोफेसर पर नजर रखो, अगला हुक्म तुम तक पहुंचता रहेगा। दोनों गुंडे सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। उनकी नजरें नोटों की गड्डियों पर टिक जाती हैं। गुंडा हिम्मत जुटाते हुए कहने लगा, सर, हम सब संभाल लेंगे, वो प्रोफेसर ज्यादा दिमाग लगाएगा तो उसे भी रास्ते से हटा देंगे। अज्ञात आवाज फिर सख्त स्वर में, याद रखना तुम सिर्फ मोहरे हो, अब जाओ यहाँ से। गुंडे सिर झुकाकर हामी भरते हैं और बैग उठाकर तेजी से वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते वह अज्ञात आवाज धीरे से बुदबुदाती है, अनिकेत, जल्दी ही हमारा सामना होगा। इसके बाद अंधेरे में फिर से गहरी खामोशी छा जाती है। रात का समय था। खुदाई स्थल पर गहरा सन्नाटा छाया था। मजदूर दिन भर के काम के बाद सो गए थे। साहिल अपने टेंट में आराम कर रहा था। अनिकेत अपने टेंट में बैठा गहराई से सोच रहा था। उसके दिमाग में बार बार गुफा में देखे गए चित्र और अपने चाचा जी की बातें घूम रही थी। वह टॉर्च उठाता है और अकेले गुफा में जाने का निर्णय करता है। अनिकेत सावधानी से गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अपने हाथ में टॉर्च लिए वह गुफा की दीवारों को बारीकी से देख रहा था। अनिकेत स्वयं से बड़बड़ाते हुए, ये गुफा, ये जगह मेरे दादाजी से कैसे जुड़ी हो सकती है, और यह चित्र, क्या ये किसी पुराने समय की कहानी कह रहे हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियां एक बार फिर उसकी टॉर्च की रोशनी में चमकने लगती हैं। वह उस चित्र के पास पहुंचता है जिसमें एक व्यक्ति किसी राक्षसी आकृति से संघर्ष कर रहा है। उस व्यक्ति के सीने पर एक बड़ा तिल बना हुआ था, जैसा ठीक अनिकेत के सीने पर भी था। अनिकेत हैरानी से बुदबुदाता है, ये तिल, ये तो मेरे दादाजी का वर्णन है, क्या ये वही है। लेकिन ये चित्र यहाँ कैसे हो सकता है। वह चित्र के और करीब जाता है। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन भाषा उसे समझ नहीं आती। वह अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर खींच लेता है। जैसे ही वह और आगे बढ़ता है, गुफा की दीवारों पर अन्य चित्र उभरने लगते हैं। पहले चित्र में एक व्यक्ति, जिसकी शक्ल अनिकेत के दादाजी से मिलती जुलती लगी, काशी के किसी मंदिर के आंगन में खड़ा था। वह एक नीले पत्थर को हाथ में लिए हुए है और चारों ओर लोग उसकी पूजा कर रहे हैं।
दूसरे चित्र में वही व्यक्ति किसी अंधेरी गुफा में खड़ा लगा। उसके सामने एक विशाल राक्षसी आकृति नजर आई जो नीले पत्थर को हथियाने की कोशिश कर रही थी। व्यक्ति अपनी तलवार से उसका सामना कर रहा था। तीसरे चित्र में नीला पत्थर एक ऊंचे स्थान पर रखा हुआ नजर आया। व्यक्ति घायल अवस्था में था, लेकिन उसने राक्षसी आकृति को हराकर पत्थर को सुरक्षित रख दिया। चौथे चित्र में गांव के लोग उस व्यक्ति को जलते हुए देख रहे थे। उसका शरीर आग की लपटों में था और गांव के लोग भयभीत होकर दूर खड़े देख रहे थे। अनिकेत दीवारों को छूते हुए भावुक स्वर में, जैसा कि चाचा जी ने बताया था, ये सब मेरे दादाजी के बारे में है। उन्होंने किसी दैवीय शक्ति की रक्षा के लिए अपनी जान दी, लेकिन ये पत्थर, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे ही वह आखिरी चित्र देखता है, गुफा की जमीन अचानक कंपन करने लगती है। मिट्टी हल्की हल्की धंसने लगती है। अनिकेत फुर्ती से पीछे हटते हुए, यह क्या हो रहा है? ये गुफा, ये जगह टूट रही है, मुझे बाहर निकलना होगा। वह तेजी से गुफा से बाहर निकलता है। गुफा का प्रवेश द्वार उसके पीछे धीरे धीरे बंद होने लगता है। बाहर आते ही वह गहरी सांस लेता उस जगह को कुछ पल तक देखता रहा। अनिकेत बाहर खड़ा गुफा से मिले चित्रों और अपने दादाजी के अतीत के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन के गहरे भाव मौजूद थे। अनिकेत खुद से कहने लगा, दादाजी ने अपनी जान देकर इस पत्थर को सुरक्षित रखा, लेकिन क्यों? और यह गुफा, ये रहस्य, क्या ये पत्थर अब भी किसी खतरे में है? मुझे इस सब का जवाब खोजना होगा। शायद ये सब मेरे परिवार की नियति से जुड़ा है। वह तस्वीरों को अपने मोबाइल पर देखता है और फैसला करता है कि वह इन्हें समझने के लिए किसी विशेषज्ञ से मदद लेगा। क्या अनिकेत अपने दादाजी के अतीत का रहस्य सुलझा पाएगा? नीले पत्थर और गुफा का संबंध क्या है? क्या ये रहस्य किसी खतरे की ओर इशारा कर रहा है? और कौन है ये रहस्यमय अज्ञात व्यक्ति? जानने के लिए कहानी की यात्रा से जुड़े रहे। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।